दूसरा विश्व युद्ध मानव इतिहास का सबसे भयानक संघर्ष 1929 से 1945 तक चला, जो अभूतपूर्व विनाश और क्षति के साथ पूरी दुनिया में फैल गया। यह वास्तव में एक वैश्विक युद्ध था जिसमें यूरोप, एशिया, अफ्रीका और प्रशांत महासागर के विशाल विस्तार में लड़ाई लड़ी जा रही थी। लाखों लोग मारे गए, पूरे शहर खंडहर में तब्दील हो गए और दुनिया हमेशा के लिए उस तबाही से बदल गई जो उस पर टूट पड़ी थी। इस विनाशकारी संघर्ष के बीज पहले विश्व युद्ध के बाद बोए गए थे। वर्साई की संधि, जिसका उद्देश्य स्थायी शांति सुनिश्चित करना था, उसके बजाय आक्रोश और अस्थिरता पैदा हुई। जर्मनी, जो भारी भरकम हर्जाने और क्षेत्रीय नुकसान के बोझ तले दबा हुआ था, बदला लेने की इच्छा और गुस्से से उबल रहा था। वैश्विक आर्थिक मंदी ने तनाव को और बढ़ा दिया, जिससे चरमपंथी विचारधाराओं को जड़ जमाने के लिए उपजाऊ जमीन तैयार हुई। असंतोष के इस माहौल में जर्मनी, इटली और जापान में अधिनायकवादी शासन सत्ता में आए। एडोल्फ हिटलर आर्य श्रेष्ठता की अपनी विकृत विचारधारा से प्रेरित होकर जर्मनी को उसके पूर्व गौरव को बहाल करने का वादा किया। इटली के फांसीवादी तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी रोमन साम्राज्य को पुनर्जीवित करना चाहते थे और सैन्य महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित होकर इंपीरियल जापान ने एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की मांग की। साथ मिलकर इन राष्ट्रों ने धुरी शक्तियों का गठन किया, जो क्षेत्रीय विस्तार की अपनी प्यास और मौजूदा विश्व व्यवस्था के प्रति अपने तिरस्कार में एकजुट थी। उनकी आक्रामकता ने दुनिया को अंधेरे में धकेल दिया, जिससे घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला शुरू हुई जिसने मानव इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। जैसे ही युद्ध की छाया मंडर आई, धुरी राष्ट्रों के खतरे का विरोध करने के लिए राष्ट्रों का एक गठबंधन उभरा। मित्र राष्ट्रों, जिनका नेतृत्व ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और चीन कर रहे थे, ने विचारधाराओं और हितों की एक विविध सारणी का प्रतिनिधित्व किया। फिर भी वे आक्रामकता का विरोध करने और स्वतंत्रता की रक्षा करने के अपने दृढ़ संकल्प में एकजुट थे। विंस्टन चर्चिल के दृढ़ नेतृत्व में ग्रेट ब्रिटेन नाजी जर्मनी के शुरुआती हमले के खिलाफ अडिग रहा। सोवियत संघ निर्दयी जोसेफ स्टालिन के नेतृत्व में अंततः जर्मनी पर आक्रमण किए जाने के बाद उसके खिलाफ लड़ाई में शामिल हो गया, और संयुक्त राज्य अमेरिका, जो शुरू में एक और यूरोपीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने से हिचकिचा रहा था, पर्ल हार्बर पर जापानी हमले से हरकत में आ गया। इन दो विरोधी ताकतों के बीच संघर्ष मानवता की आत्मा की लड़ाई बन गया। एक तरफ धुरी राष्ट्र थे जो घृणा, असहिष्णुता और सत्ता की लालसा से प्रेरित थे। दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र थे जो स्वतंत्रता, लोकतंत्र और अत्याचार से मुक्त दुनिया के लिए लड़ रहे थे। दुनिया ने डर के मारे देखा, क्योंकि नाजी युद्ध मशीन हिटलर की अतृप्त महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर 1 सितंबर 1929 को पोलिश सीमा पार कर गई। अकारण आक्रामकता के इस कृत्य ने दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत को चिह्नित किया। पोलैंड, जर्मनी और सोवियत संघ के बीच फंस गया। जर्मन सेना वेहरमाच की भारी ताकत के खिलाफ बहुत कम मौका मिला। हिटलर की बमबारी या बिजली युद्ध रणनीति, टैंकों, विमानों और समन्वित पैदल सेना के हमलों का उपयोग विनाशकारी रूप से प्रभावी साबित हुई। पोलिश सेना बेहतर और बेहतर प्रदर्शन करने वाली बहादुरी से लड़ी, लेकिन अंततः अभिभूत हो गई। हफ्तों के भीतर पोलैंड को कुचल दिया गया। एक गुप्त संधि में सहमति के अनुसार जर्मनी और सोवियत संघ के बीच विभाजित कर दिया गया। पोलैंड पर आक्रमण ने पहले विश्व युद्ध के बाद से चली आ रही नाजुक शांति को चकनाचूर कर दिया। ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने पोलैंड के प्रति अपने संधि दायित्वों का सम्मान करते हुए 3 सितंबर 1929 को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। हालांकि उनकी प्रारंभिक प्रतिक्रिया झिझक भरी थी, जो अपेक्षाकृत निष्क्रियता की अवधि की विशेषता थी, जिसे फोनी वॉर के रूप में जाना जाता है। पोलैंड पर आक्रमण ने एक लंबे और खूनी संघर्ष की शुरुआत को चिह्नित किया, जिसने मानव धीरज की सीमाओं का परीक्षण किया और दुनिया के भू राजनीतिक परिदृश्य को फिर से आकार दिया। पोलैंड की तीव्र विजय के बाद हिटलर ने अपना ध्यान पश्चिम की ओर लगाया, जिसका उद्देश्य फ्रांस को कुचलना और ग्रेट ब्रिटेन को निष्क्रिय करना था। 1940 के वसंत में जर्मन सेना ने पश्चिमी यूरोप में एक बिजली युद्ध छेड़ दिया। डेनमार्क, नॉर्वे, नीदरलैंड, बेल्जियम और अंत में फ्रांस पर कब्जा कर लिया। जर्मन अग्रिम की गति और गति ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया, नाजी युद्ध मशीन के खिलाफ अकेले ग्रेट ब्रिटेन को खड़ा छोड़कर। बेपरवाह ब्रिटेन ने जर्मन आक्रमण के लिए तैयारी की। विंस्टन चर्चिल के उद्दंड नेतृत्व के पीछे रैली की। ब्रिटेन का भाग्य
और वास्तव में स्वतंत्र दुनिया ब्रिटेन की लड़ाई के परिणाम पर टिकी हुई थी। 1940 की गर्मियों और पतझड़ में इंग्लैंड के ऊपर के आसमान में छेड़ा गया एक महाकाव्य हवाई अभियान। लुफ्टवाफे, जर्मन वायुसेना, जिसकी कमान हरमन गोरिंग के हाथों में थी, ने ब्रिटिश हवाई क्षेत्रों, रडार स्टेशनों और शहरों पर लगातार हमले किए, जिसका उद्देश्य ब्रिटेन की सुरक्षा को कमजोर करना और समुद्री आक्रमण का मार्ग प्रशस्त करना था। हालांकि रॉयल एयर फोर्स हालांकि संख्या में कम थी, अटूट साहस और दृढ़ संकल्प के साथ वापस लड़ी। ब्रिटेन की लड़ाई युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। आरएएफ की जीत अपने पायलटों की बहादुरी और इसके रडार सिस्टम की प्रभावशीलता के कारण हिटलर की ब्रिटेन पर आक्रमण की योजना को विफल कर दिया। यह ब्रिटिश लोगों की अदम्य भावना और भारी बाधाओं का सामना करने पर आत्मसमर्पण करने से इनकार करने का प्रमाण था। खंड 5, बदनामी का दिन, पर्ल हार्बर। जब यूरोप में युद्ध छिड़ा हुआ था, प्रशांत क्षेत्र की घटनाएं संयुक्त राज्य अमेरिका को वैश्विक संघर्ष में खींचने वाली थीं। सम्राट हिरोहितो के सैन्य शासन के तहत जापान एशिया में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, चीनी सेनाओं से भिड़ रहा था और दक्षिण पूर्व एशिया में आगे की विजयों पर नजर गड़ाए हुए था। 7 दिसंबर 1941 को जापानी वाहक आधारित विमानों ने हवाई में स्थित प्रशांत क्षेत्र में मुख्य अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर एक आश्चर्यजनक हमला किया। हमला एक गणना जोखिम जो अमेरिकी प्रशांत बेड़े को पंगु बनाने और प्रशांत युद्ध में अमेरिकी हस्तक्षेप को रोकने के इरादे से किया गया था, ने पूर्ण सामरिक आश्चर्य हासिल किया। अमेरिकी युद्धपोत डूब गए या क्षतिग्रस्त हो गए, विमान जमीन पर नष्ट हो गए और 2400 से अधिक अमेरिकी सैनिक और नागरिक मारे गए। पर्ल हार्बर पर हमला एक तारीख जो राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के शब्दों में बदनामी में जीवित रहेगी, ने अमेरिकी जनता की राय को प्रेरित किया और संयुक्त राज्य अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में आगे बढ़ाया। अगले दिन 8 दिसंबर 1941 संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान पर युद्ध की घोषणा की। जर्मनी और इटली ने जापान के साथ अपने गठबंधन का सम्मान करते हुए 11 दिसंबर 1941 को संयुक्त राज्य अमेरिका पर युद्ध की घोषणा की। वैश्विक संघर्ष अब वास्तव में विश्वव्यापी युद्ध में बदल गया था, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोपीय और प्रशांत दोनों थिएटरों में पूरी तरह से लगा हुआ था। खंड 6, ज्वार का मुड़ना, डी-डे और यूरोप की मुक्ति। 1940 तक धुरी शक्तियों के खिलाफ युद्ध का ज्वार मुड़ने लगा था। सोवियत सेना ने अकल्पनीय नुकसान उठाने के बाद पूर्व में जर्मन अग्रिम को रोक दिया था और पश्चिम की ओर बढ़ रही थी। प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी सेना कठिन नौसैनिक युद्धों और द्वीप हॉपिंग अभियानों की एक श्रृंखला में ऊपरी हाथ हासिल कर रही थी। 6 जून 1940 को मित्र देशों की सेना ने जनरल ड्वाइट डी आइजनहावर के सर्वोच्च कमान के तहत इतिहास का सबसे बड़ा उभयचर आक्रमण ऑपरेशन ओवरलॉर्ड शुरू किया। डी-डे कोड नाम नॉर्मंडी फ्रांस पर आक्रमण ने नाजी कब्जे से पश्चिमी यूरोप की मुक्ति की शुरुआत को चिह्नित किया। 1,50,000 से अधिक मित्र सैनिकों ने नॉर्मंडी के समुद्र तटों पर धावा बोल दिया, जिसका सामना जर्मन रक्षकों ने किया। भारी हताहतों के बावजूद मित्र राष्ट्रों ने फ्रांसीसी धरती पर एक पैर जमा लिया और पश्चिमी यूरोप की मुक्ति शुरू हो गई थी। महीनों की क्रूर लड़ाई के बाद अगस्त 1940 में पेरिस को मुक्त कर दिया गया और मित्र देशों की सेना ने पूर्व की ओर धकेल दिया, जिससे जर्मनों को उनकी अपनी सीमाओं की ओर वापस खदेड़ दिया गया। खंड 7, प्रलय, मानवता पर एक दाग। जब मित्र राष्ट्र यूरोप और प्रशांत क्षेत्र के युद्ध के मैदानों में जीत के लिए लड़ रहे थे, युद्ध की आड़ में एक भयावह नरसंहार हो रहा था। प्रलय, नाजी शासन और उसके सहयोगियों द्वारा 60 लाख यहूदियों का व्यवस्थित राज्य प्रायोजित उत्पीड़न और हत्या मानव क्रूरता की गहराई की एक द्रुत शीतन याद दिलाता है। नस्लीय पवित्रता की अपनी विकृत विचारधारा से प्रेरित और यहूदी विरोधी भावना से प्रेरित होकर नाजियों ने सामूहिक हत्या का एक कार्यक्रम लागू किया। यहूदियों के साथ साथ रोमा, जिप्सी, समलैंगिकों, यहोवा के साक्षियों और विकलांग लोगों सहित अन्य समूहों को लक्षित किया। पीड़ितों को घेर लिया गया, एकाग्रता शिविरों में भेज दिया गया और अकल्पनीय भयावहता के अधीन कर दिया गया। इन शिविरों में कैदियों को जबरन मजदूरी, भूखमरी, यातना और सामूहिक हत्या का शिकार बनाया जाता था। इन शिविरों के नाम ऑनश्विट्स बिर्केनो, ट्रेब्लिंका, सोबिबोर, बेल्जेक अकल्पनीय क्रूरता और पीड़ा का पर्याय बन गए हैं। प्रलय, मानवता के खिलाफ
एक अभूतपूर्व अपराध था जो दुनिया के विवेक पर एक दाग था। खंड 8 परमाणु युग की शुरुआत। जैसे ही युद्ध अपने अंतिम महीनों में प्रवेश कर गया, एक नया और भयानक हथियार छाया से उभरा, परमाणु बम। शीर्ष गुप्त मैनहट्टन परियोजना के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित परमाणु बम ने अकल्पनीय विनाशकारी शक्ति को मुक्त करते हुए परमाणु विखंडन की शक्ति का उपयोग किया। अगस्त 1945 में मुख्य भूमि जापान पर महंगे आक्रमण की संभावना का सामना करना पड़ा और युद्ध को तेजी से समाप्त करने की मांग करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के खिलाफ परमाणु बम का उपयोग करने का घातक निर्णय लिया। 6 अगस्त 1945 को एक अमेरिकी B-29 बम वर्षक एनोला गे ने जापान के हिरोशिमा पर एक परमाणु बम गिराया, जिसमें अनुमानित 80,000 लोग मारे गए और दसियों हजार लोग घायल हो गए। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी पर एक दूसरा परमाणु बम गिराया गया, जिसमें अनुमानित 40,000 लोग मारे गए। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमों के इस्तेमाल ने परमाणु युग की शुरुआत की, जो परमाणु विनाश के द्रुतशीतन दर्शक द्वारा परिभाषित एक नया युग था। खंड 9 बिना शर्त आत्मसमर्पण, एक वैश्विक दुःस्वप्न का अंत। हिरोशिमा और नागासाकी की परमाणु बमबारी 8 अगस्त 1945 को जापान के खिलाफ सोवियत संघ की युद्ध की घोषणा के साथ ने 15 अगस्त 1945 को जापान के बिना शर्त आत्मसमर्पण को प्रेरित किया। औपचारिक आत्मसमर्पण समारोह 2 सितंबर 1945 को टोक्यो खाड़ी में यूएसएस मिसौरी पर हुआ, जिसने आधिकारिक तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त कर दिया। दुनिया ने 6 साल तक अकल्पनीय हिंसा और पीड़ा सही। लाखों लोग मारे गए, पूरे शहर खंडहर में तब्दील हो गए और युद्ध के निशान गहरे तक चले गए। फिर भी मलबे और निराशा के बीच राहत की भावना भी थी। राहत यह थी कि दुःस्वप्न आखिरकार खत्म हो गया था और एक बेहतर भविष्य की आशा थी। खंड 10 एक बदली हुई दुनिया, द्वितीय विश्व युद्ध की विरासत। द्वितीय विश्व युद्ध ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी, भू राजनीतिक परिदृश्य को फिर से आकार दिया और एक विरासत छोड़ दी जो आज भी वर्तमान को आकार दे रही है। युद्ध का प्रभाव गहरा और दूरगामी था, जिसने वैश्विक शक्ति गतिशीलता से लेकर तकनीकी प्रगति तक सब कुछ प्रभावित किया। युद्ध के बाद एक नया विश्व व्यवस्था उभरा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का प्रभुत्व था। ये दो महाशक्तियां नाजी जर्मनी के खिलाफ पूर्व सहयोगी संघर्ष से बहुत अलग विचारधाराओं और हितों के साथ उभरी शीत युद्ध के लिए मंच तैयार कर रही थीं। एक दशकों लंबा वैचारिक और भू राजनीतिक संघर्ष जो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध को परिभाषित करेगा। द्वितीय विश्व युद्ध की भयावहता, विशेष रूप से प्रलय, ने 1945 में संयुक्त राष्ट्र के निर्माण का नेतृत्व किया। सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर स्थापित और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए समर्पित संयुक्त राष्ट्र ने भविष्य के अत्याचारों को रोकने और राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक सामूहिक प्रयास का प्रतिनिधित्व किया। युद्ध ने महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति को भी प्रेरित किया, खासकर विमानन, परमाणु ऊर्जा और चिकित्सा के क्षेत्र में। जेट विमान, रडार, एंटीबायोटिक्स और कंप्यूटर का विकास, जबकि युद्ध की अनिवार्यताओं से प्रेरित था, युद्ध के बाद के समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिवहन, संचार, स्वास्थ्य सेवा और आधुनिक जीवन के अनगिनत अन्य पहलुओं को बदल दिया। द्वितीय विश्व युद्ध मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था, एक वैश्विक संघर्ष जिसने मानव धीरज की सीमाओं का परीक्षण किया और दुनिया को फिर से आकार दिया। इसकी विरासत आज भी वर्तमान को आकार दे रही है, जो युद्ध की विनाशकारी लागतों और अधिक शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण दुनिया को आगे बढ़ाने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व की याद दिलाती है।